पहला मल्टीबैगर कौन सा था आपके लिए? पहला मल्टीबैगर था 91 में हमने खेला था, करीब 22-23-24 रुपये में एक। मतलब उस जमाने में भी यही था कि स्टॉक मार्केट को सट्टेबाजी वगैरह कहना। फैमिली से कुछ रेजिस्टेंस नहीं है जब आपने डिसाइड किया कि मैं अरे मेरी फैमिली फार्मिंग फैमिली, उनको कुछ मालूम ही नहीं, अभी भी नहीं मालूम। 18-19 महीने का बुल रन था ये, 7 गुना बाजार बढ़ा, इसमें हमने 30 करोड़ रुपये कमाए। वाह। और ऐसा टाइम तो स्टिल आई कैन नॉट फॉरगेट, व्हाट अ राइड इट वाज इन द मार्केट। व्हाट मतलब सोने का टाइम नहीं था, इट वाज 19 मंथ नॉन स्टॉप। बाजार कब खुले ऐसा लगता था सवेरे। ओवरऑल टर्निंग पॉइंट की बात करें तो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? Starting my Motilal Oswal in 87, that was a turning point. Okay. And it became successful, so we are talking about it. Quite possible it would have not worked. जब हमने पॉडकास्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को पूछा रामदेव सर से कि आप सवाल पूछना चाहेंगे, तो एक दो सवाल थे कि कंपनी का नाम जो है मोतीलाल ओसवाल क्यों है, और भी कुछ और नाम हो सकता था। सबसे पावरफुल चीज जो मेरे समझ में आया 91 में वो था कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग स्कूल नहीं सिखाते भाई लोग, पता नहीं क्यों है। इसको तो कंपलसरी करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि भाई कैसे भी करके बच्चों को सिखाओ, 5वीं 6वीं में जैसे भी करके कंपाउंडिंग सिखाओ, जैसे पहाड़ा आपने सिखाया ऐसा कंपाउंडिंग सिखाओ। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो को फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, जिसका मार्केट कैप आज 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और उनकी खुद की नेटवर्थ 18,000 करोड़ की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 2,000 करोड़ रुपीस उन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, और ये सारी जर्नी उन्होंने एकदम जीरो से शुरू की है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम उनके साथ बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास पॉडकास्ट। नमस्कार सर, फिनोशंस पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा कि यू केम फ्रॉम रायपुर, लॉन्ग वे फ्रॉम रायपुर, 1978 में आप मुंबई आए। स्टॉक मार्केट कैसे हुआ? स्टॉक मार्केट में क्योंकि मैं बीकॉम कर रहा था ना, सो उस समय से ही थोड़ा नागपुर में इंटरेस्ट आने लगा था। मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। एक्चुअली में क्या, मेरी रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट थी पहले से ही, मतलब इवन बिफोर इन स्कूलिंग ऑल्सो मेरा मतलब फिक्शन में पढ़ने का काफ़ी हैबिट था। और जैसे ही मैं बीकॉम में आया तो थोड़ा सा कॉमर्शियल थिंकिंग आना चालू हो गया। और तो रोज़ मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था, पूरे हॉस्टल में मैं अकेला ही इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था। सो मैं थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा था तभी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय जो है इंटरेस्ट लेने लगा था। और जैसे मैं सीए में आया, और यहाँ पर मुंबई में तो मतलब महानगरी है, तो सिटी ऑफ ड्रीम्स है, और यहाँ पर शेयर बाजार का जो बड़ी बड़ी कंपनी हम ऑडिट करने लगे। तो ऑडिट में क्या है, वहाँ पर माहौल काफ़ी शेयर बाजार का होता था कि जैसे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो 3 बजे तक कोई काम ही नहीं करते, मतलब उस शेयर का ही बात करते रहते हैं। मतलब हम लोग काम करते थे, लेकिन एक्चुअल काम को देते थे 3 बजे के बाद वो लोग, और रात को 8 बजे तक काम करते थे। फिर उसके बाद हमको मैनेजर लेके आता था कहीं पर बढ़िया खाना खिलाने के लिए। तो ऐसे सब जो आदत सब उसके ही गप मार रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने उसके ही बुक्स पढ़ने लगे, फिक्शन। मतलब यानी उस समय तो अब वो बच्चे थे उस समय, मतलब यानी जो कहानियाँ थी वो सब फिक्शन के थ्रू समझते थे हम। बायोग्राफी नहीं पढ़ते थे उस समय अपने, मतलब रियलिटी क्या है हमको नहीं मालूम था। हमको हमारे तो फिक्शन इज रियलिटी टाइप का। तो वैसे क्या दिमाग में ऐसे बैठते गया कि बहुत पैसे बन सकते हैं यदि आप बहुत स्ट्रैटेजिस्ट हो, आप बहुत सपने देखो इस टाइप का। तो वो ऐसे माहौल बनने लगा। अब हम सीए बन गए 83 में। अब 83 में सीए बन गए, तब तक तो दिमाग में बहुत ऐसा मतलब माइंड से बहुत रिच थे हम, लेकिन जेब में एक फूटी कौड़ी थी। तो अब बिना पैसे के पैसे कैसे कमाओ, है ना। और दूसरा ये है कि हमारा पैशन था स्टॉक मार्केट। तो एक बात तो समझ में आया कि जाना तो स्टॉक मार्केट में है, और फिर चालू भी कैसे करें ये समझ नहीं आता था। तो 83 से 84, 85 2 साल मैं एनालिस्ट का काम किया। मेरे को ये समझ में आया, किसी ने समझाया मेरे को कि फर्स्ट बिकम एनालिस्ट। किस कंपनी में किया आपने? वही अरिधि इन्वेस्टमेंट करके। मिस्टर पिपरिया थे, वो अमेरिका से आए थे, हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, छोड़ के उनको भी शेयर बाजार की बहुत ये थी उत्साह, तो वो चालू करना चाहते थे। तो उन्होंने नए आए थे, उनको वो अमेरिकन हिस्सा से करना चाहते थे, तो उनको एनालिस्ट चाहिए था। उसमें इक्विटी रिसर्च कोई कंसेप्ट नहीं था यहाँ इंडिया में। तो उन्होंने एक क्वार्टर पेज इकोनॉमिक टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट निकाला, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चाहिए करके। और आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे? हाँ, मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता, पहला पेज। आई वॉज द ओनली दिसिंग एप्लीकेंट। मैं गया वहाँ। मैं उस समय था क्या करता था, मैं भाई का 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता था मैं। तो उस चक्कर में मैं मतलब इतना पैशन था उस समय, पैसा तो बहुत छोटा था 4-5 लाख रुपया, लेकिन मैं मतलब दिन रात बैलेंस शीट पढ़ता था मैं। एवरी वीकेंड में जो है
वीकेंड में दूसरा कुछ काम नहीं था। सैटरडे को जाने का ऑड लॉट शेयर, जहाँ पर एक डीडी लड्ढा करके बंदा था, अच्छा। उसके बाद हजारों कंपनी के शेयर सब लिस्टेड थे, वो 2-4 शेयर, 8 शेयर, 10 शेयर ऑड लॉट वाले। तो उनके पास क्या होता था, उनके पास सब कंपनी के बैलेंस शीट आते थे। तो हर वीकेंड में उनके पास 25-50 बैलेंस शीट इकट्ठे आते थे। तो अल्टरनेट वीक में आई यूज्ड टू गो ऑन सैटरडे और संडे मॉर्निंग, एंड आई हैड अ बाइक, हीरो होंडा बाइक वाज देयर। उसमें पूरा टाइगर का लेके आता था, एंड उसके बाद कुछ नहीं, घर में ताला लगा के जो है ना, पूरा बैलेंस शीट एक के ऊपर एक के बाद एक पेज टू पेज आई यूज्ड टू क्लीन इट अप। दैट यूज्ड टू माय हैबिट टिल 85-86। मेरा फाउंडेशन जो था वो पूरा रिसर्च का था। अच्छा, उसमें क्या है, देखिए हर कैरियर मेकिंग में पीछे से कैसा लगता है, आप जो हट के करोगे ना तो आपको उसका बहुत रिवार्ड आएगा। राइट। या तो आप हट के मतलब गटर में चले जा सकते हो और हट के या फिर आप आसमान पहुंच Right. सकते हो। तो उस समय क्या था, शेयर बाजार was not a profession for चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन 84-85। मतलब यदि आप सीए में जैसे स्टॉक मार्केट में जाए तो इसका थोड़ा रेपुटेशन खराब था प्रोफेशन का, अच्छा। कि भाई सटोरिये होते हैं, मतलब फैमिली डूब जाती है, खराब होती है, इस टाइप का था। तो उसी कारण से कोई मतलब आपको शादी ब्याह में तकलीफ हो जाए ऐसा, ओके। तो मतलब इतना खराब था सोशली। तो लेकिन हमने बोला भाई देखो ये सब हमको सोचने का नहीं, हमको तो पहले पैसा कमाने का है, राइट। और हमको यही आता है, दूसरों को समझ नहीं आता है। अच्छा, बिना पैसे के पैसे कमाओ तो शेयर बाजार। तो हम उसके पीछे लग गए, शेयर बाजार के पीछे। तो एनालिस्ट बना मैं। राइट। सी मेरे को जॉब को भी मिल जाता था, मेरे जॉब को कभी प्रॉब्लम नहीं था, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये कमाने के बाद, लेकिन मैं सटका हुआ था कि मेरे को शेयर में जाने का। ओके। तो एनालिस्ट किया, उस समय मेरे 3,000 रुपये मिलता था, जबकि मैं 10-20 हज़ार रुपये कमा सकता था। राइट। तो मैं 3,000। सो ये एक भी बात है, आप जो है ना शुरू में जब काम चालू करते हो ना, यदि आपके पसंद का काम मिल रहा है तो डोंट वरी अबाउट कितना पैसा मिल रहा है। अभी क्या होता है कैंपस में, किसको 25 लाख मिल रहा है, किसको Yes. 30 लाख, उसमें जाते हैं लोग, यस। लेकिन वो उनका चोजन जॉब नहीं होता है। अब आईटी से में जाकर टोबैको बेच रहे हो आप, सिगरेट बेच रहे हो आप एट द एज ऑफ 25-26, या सब तेल साबुन बेच रहे हो, क्यों? वो 30 लाख रुपए दे रहा है। या बैक ऑफिस काम कर रहे हो कोई अमेरिकन कंपनी का, क्यों? क्योंकि वो आपको 40 लाख रुपए दे रहा है। मतलब मोस्ट ब्रिलियंट गाइज आर डूइंग समथिंग विच दे डोंट वांट टू डू। लेकिन आप यदि यदि आप इसमें आएंगे, क्या नाम है, इफ़ यू वांट टू लर्न थिंग्स, क्योंकि शुरू में क्या ट्रेड सीखना पड़ेगा, वही ट्रेड आपको जितनी बार काम आएगा। यदि आपको शेयर बाजार में काम करना है आगे, तो यहाँ जो शेयर मार्केट की जो कंपनीज हैं जो छोटी होंगी क्लियरली, तो वो तो आपको 40-50 लाख दे नहीं सकती, 15-20 लाख देंगे, उसमें आप काम करो और आप डबल काम करो। आपको 15 लाख में मिले 30 लाख का काम करो, समझे ना? वो 2 साल 3 साल जो है ना आपको फाउंडेशन बनेगा। तो ऐसा हमने किया। मैं सुबह 10 बजे आता था, रात को 10 बजे आता था। मतलब आई यूज्ड टू ओपन द डोर एट 10 एंड आई यूज्ड टू क्लोज द डोर एट 10 माई सेल्फ। 12 घंटे कम से कम काम करता था मैं, और मेरे को मिलता था 3,000 रुपये महीने का। बट ऐसा गोल्डन पीरियड मेरे लाइफ में कभी नहीं रहा। मैक्सिमम लर्निंग हुआ तभी। तो वही फाउंडेशन बना। अच्छा, वो क्या हो गया, वो 2 साल काम कर लिए तो यू आर मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द पैक। मेरे जितने फ्रेंड्स है वो कहीं थे ही, मेरे आसपास में थे, दे वर मोर ब्रिलियंट। मैं तो 4 बार फेल हुआ था, तो मैं तो एकदम ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन मैं ये हट के काम किया मैं। तो 2 साल में मैं एकदम, मतलब मेरा नॉलेज जो था शेयर बाजार के बारे में वॉज वे अबोव एनीबडी एल्स। सो दैट गिव्स यू एडवांटेज इन द कॉम्पिटिशन। जब मतलब उस जमाने में भी यही था कि स्टॉक मार्केट को सट्टेबाजी वगैरह कहना, आज भी कुछ हद तक है। फैमिली से कुछ रेजिस्टेंस नहीं है जब आपने डिसाइड किया कि मैं अरे मेरी फैमिली फार्मिंग फैमिली, उनको कुछ मालूम ही नहीं, अभी भी नहीं मालूम। अच्छा। उस समय तो माँ बाबू जी जो वहाँ पर थे, उनको एक ही चिंता थी कि भाई रामदेव अपना मतलब पास होगा कि नहीं, सीए पास होगा कि नहीं। सीए पास होगा तो उनको इतना मालूम था कि ये ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ओके। तो उनकी शांति थी। और दूसरा उनको ये पक्का था कि ये गलत काम नहीं करेगा। ऐसा वैल्यूज उन्होंने दिए थे हमको कि उससे ये बात पक्का था, हम गलत काम नहीं करेंगे। अब सक्सेस कितना है, कहाँ कितना कमा रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम था। शेयर बाजार का मैं बताता भी जाके, गर्मी सर्दी में जाता था, क्रिसमस में जाता था। आई मीन इट इज़ बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, यू नो। सो एक अच्छा था कि फैमिली से कोई मतलब कोई रस्सी नहीं था, मतलब कोई खिंचाव नहीं था, कोई एकदम फ्रीडम था। वो फ्रीडम का फायदा हुआ बहुत। पूरा उसमें बहुत फायदा हुआ। एंड देयर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आई शुड नॉट फॉल बाय, आई शुड नॉट बिकम लायबिलिटी ऑन देम, यू नो। कुछ ऐसा गलत काम ना करूँ, सट्टे फट्टे में कहीं फंसा जाऊँ। तो वो भी एक था। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे को किसी को रिपोर्ट नहीं करने का था, मेरे को किसी को बताना नहीं था कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना खराब कर रहा हूँ। मैं अपने चोजन पाथ में आई वॉज वॉकिंग।
सो ये फ्रीडम भी काफ़ी रेयर है आज की डेट में, अगर मैं देखता हूँ पेरेंट्स के साइड से। अरे बहुत बहुत गाइडेंस होता है, कितने पेरेंट्स इतने पागल अपने बच्चों के लिए। हाँ। तो अभी जनरली मैंने क्या देखा है अभी तक हम्म, कि जनरली कोई भी मार्केट में आता है हम्म, तो पहले जाने अनजाने में वो ट्रेडिंग में करने लगता है। हम्म, ट्रेडिंग में उसको नुकसान होता है और तब जाके वो इन्वेस्टर बनता है। हम्म, ये एक नॉर्मल जर्नी है। आपके लिए कैसी जर्नी थी? सीधा आपको समझ में आ गया था कि सीधा इन्वेस्टिंग में ही बड़ा गेम है? हाँ, तो बताया ना मैं आपको, मतलब इसका रेपुटेशन बहुत खराब था। राइट। सर आई कुड अंडरस्टैंड कि मतलब रेपुटेशन क्यों खराब है। जो सट्टा करते थे, जो ए ग्रुप और बी ग्रुप होता था पहले, सो ए ग्रुप में फाटका जिसको बोलते थे पहले, मतलब जो फॉरवर्ड में ट्रेडिंग होता है जिसमें बदला होता था, हाँ। यू नो दैट वाज, मतलब जो आप समझ लो F&O का जो स्टॉक्स है उस टाइप का। सो उस समय जो लिस्ट होती है, ए लिस्ट होती थी, उसमें बड़ी कंपनीज रिलायंस, टेलको, टिस्को, ये सब ट्रेडिंग होती थी। उसमें यू कुड कैरी ओवर द पोजीशन, मींस यू कैन बाय अ लिवरेज। सो दैट वी नेवर, इनफैक्ट वी आर नॉट डूइंग ट्रांजेक्शंस आल्सो। ओके। हम उसको, मतलब वो हमारे लिए दैट वाज नॉट द एरिया ऑफ व्हाट यू कॉल इंटरेस्ट टू अस। बड़ी कंपनीज और ये सब जो हो रहे थे, सो उसमें हमारा था नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट काम करते थे। सो दैट वी वर वेरी क्लियर राइट फ्रॉम डे वन। पता नहीं कहाँ से बुद्धि आई थी, बट मे बी इट इज आउट ऑफ कॉशन। माई सी बेसिकली माई पेरेंट्स आर फार्मर्स, सो वहाँ पर कोई लिवरेज फिवरेज कोई चक्कर है नहीं। Right. आपका जितना धान हुआ, हाँ। आप ट्रक भेज दो, बिक गया, 5 लाख 6 लाख 10 लाख जितना मिला उसमें अपना साल चलाओ। राइट। कोई आगे पीछे नहीं, उसी से आपको इनपुट देने गए, उसी से आपको घर चलाने गए। So it was that simple a game. So that's what we kept it here, in the sense that we didn't leverage. हम जितना कमाते थे, 1000 रुपया 500 रुपया डेली, that's what we used to invest. See, I was very voracious investor even in 87 when I started the work, myself and Moti, and we started making 1000-2000 rupees. तो जैसे एक बलान होता था पहले, T+15 होता था, पूरा 15 दिन का सेटलमेंट होता था। ये सब अब अजीबो चीज़ है, लेकिन ऐसे होता था। अभी T+1 15 होता था, 15 दिन तक सेटलमेंट नहीं होता था। तो वो 15 दिन के सेटलमेंट में हमको समझ लो 25,000 50,000 का हमारा ब्रोकरेज इनकम हो गया। ओके। तो हम 50,000 के शेयर खरीद लेते थे सामने सामने। ओके। ओके, कोई भी कंपनी का। तो क्या होता था, मेरा क्रेडिट होता था हाँ। 50,000 का। तो मेरे को ब्रोकरेज के बदले में, मेरे को जैसे मान लो मैंने 1000 कोई शेयर खरीद लिया 25 रुपये का, तो 25,000 का मेरे को 1000 शेयर आ जाएगा। राइट। तो ऐसे हम कंटिन्यूस शेयर खरीदते रहे। ओके, 1987 से। 1987 से ही ऐसा। सो आई नेवर सैट ऑन कैश और एनीथिंग लाइक दैट, आई केप्ट ऑन बाइंग शेयर्स। एंड हमको ये सब बाजार किधर जा रहा है ये सब मालूम नहीं था। एक्चुअली वी नेवर बॉदर टिल अबाउट ये सब। ये इस सेंचुरी की कमाल है कि इंडेक्स कितना ऊपर है, नीचे है, तेजी है, मंदी है, डबल, ये सब अभी की बात है। उस समय तो हमारे लिए मार्केट खुला है या बंद है, वही एक बड़ी बात थी बस। मार्केट खुला है तो जाके शेयर खरीदने का या बेचने का, और बस यही काम था हमारा। कभी हमने बॉदर नहीं किया बाजार किधर जा रहा है, क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ट्रम्प क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं था। कोई सर्कल था आपका इन्वेस्टिंग का? हाँ, बहुत बड़ा सर्कल था ऑलवेज। कितना क्रेडिट आप देते हैं अपने सर्कल को? हाँ, अपने सर्कल को? सर्कल को क्रेडिट मतलब हेल्थ तो मिलता ही है ना। सी अच्छा। हेल्थ तो पक्का मिलता है, बट यू हैव टू बी ड्रिवन। सी सर्कल का भी सर्कल में कौन आएगा वो भी डिपेंडेंट होता है हाउ ड्रिवन यू आर। राइट। इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक टू यू, सी यू हैव टू ऐड वैल्यू टू अदर्स आल्सो ना। Yes, yes. जो दूसरा बंदा आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, तो यू आल्सो हैव टू ऐड वैल्यू टू हिम। सो उसके कारण, बट आई हैड वेरी क्लोज सर्कल। आई वाज ऑलवेज विलिंग टू टॉक टू एनीबडी। हाँ। बट एज फार एज साउंडिंग बोर्ड इज कंसर्न, I think of, I mean, proactively, right from 87, I remember of one person, Sanjay Bhattacharya, my friend. Okay, I met him in 84, 85, when I was doing research. But उसके साथ मैं काफ़ी मतलब खिंचातानी करते रहा, अभी भी वो ऐसे चलता है। Okay. तो वो एक सर्कल है, बट ऐसा बाकी तो ऐसा स्पॉटिकली कहीं पर भी आप किससे मिल लो, मतलब बाद में सब, और फिर सर्कल बढ़ते जाता है। राकेश झुंझुनवाला मिले, दमानी जी मिले, फिर बहुत सारे, पूरा वो सर्कल बहुत बड़ा हो गया। अभी भी सब दोस्त हैं। सो वो बातचीत है, लेकिन वो इंटेंसिटी से बात नहीं होती। वो एक जो जिसमें सिखाने या समझने की बात होती। फाइनली वी एंड अप एक्सचेंजिंग द बुक नेम्स। कल शाम को ऐसे हुआ। तो बताया ने कुछ बात होगी, मैं बोला गुरु पूर्णिमा है, तो उसको फ़ोन किया संजय को, बोला गुरुदेव क्या चाल है? तो बोलता है कौन गुरुदेव है, वो तेरे को मालूम है कर, बोला समझे ना। सो ऐसा बातचीत होने लगी। तो आई टोल्ड हिम सम बुक एंड ही टोल्ड मी अ बुक फाइनली। सो यू नो ही वाज टेलिंग मी, ही टोल्ड मी अ बुक, हाउ नॉट टू इन्वेस्ट। ओके। ऐसा कोई बुक है, आई हैव नॉट सीन। ओके, हाउ नॉट टू इन्वेस्ट। अच्छा, एक दूसरा ये है कि पुस्तक तो बताता है बहुत अच्छा। मैं उसको ये भी पूछा, उसको फिर पूछा हैव यू रेड द बुक? बोलता हाँ, मेरे पूरा सिनॉप्सिस बताया।
what is there in that. Then I liked it. Now I'll order it today and I'll read the book. So ऐसे जो है ना, you, because if what he has learned is not of my interest, I will not buy the Right, book. तो आ जाएगा खैर, right. I will not read it. And I gave him a book which I think he will buy and read it, hopefully. कौन सी? I recommended him a book which I am reading third time, Strategy Beyond Hockey Stick. This is about? This is about strategy to this hockey stick strategy for profit to explore. How do you make your company explode the profit? मतलब यदि आपका 100 करोड़ है तो उसको लाख करोड़ कैसे करने का, या 10,000 करोड़ कैसे करने का. तो जितना गुना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना स्टॉक प्राइस बढ़ेगा. सो वो स्टॉक प्राइस के बारे में उतना बात नहीं करता. वो बताता है कि कंपनी कैसे आगे बढ़ती है. तो फिर हमारे लिए उतना बहुत है गाइडेंस. And I know it is very difficult to read a same book 3 बार This is पढ़ना. third time I am reading. So that means I mean I also recommend बाकी सभी को कि अगर रामदेव सर पढ़ रहे हैं तो ज़रूर एक बार आप भी पढ़ लेना. कैसा रहता था उस ज़माने में मार्केट? मतलब आज के टाइम में क्या है, मोबाइल खोला, कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर लिया, सब कुछ. बट उस ज़माने में आप कहीं पे जब जाते हो, बाहर निकलते हो, तो 4 चीज़ें भी होती है, 4 लोग मिलेंगे, 4 चीज़ें और भी पता चलेगी. तो हाउ वाज द ओवरऑल मार्केट एट दैट टाइम, एक्सपीरियंस ओवरऑल? देखिए मार्केट बहुत प्रिमिटिव था. ओके, मतलब अभी भी जैसे एक सोसाइटी में जाओ तो उस समय तो मतलब ये था कि जैसे मैं रायपुर से हूँ, तो रायपुर में तो सेवा था ही नहीं. मतलब 2 दिन के बाद पेपर आता था. आप समझो आप कितना प्रिमिटिव था. मतलब आपको इकोनॉमिक टाइम्स, आज का इकोनॉमिक टाइम्स परसों शाम को आएगा, कल शाम को नहीं, परसों शाम को आएगा. उसमें भाव देख के आप शेयर खरीदते थे. देयर वाज नो अदर वे टू फिगर आउट अनलेस यू हैव अ ब्रोकर हु कैन यू कॉल अप. एक तो पहले एसटीडी कॉल कॉस्ट वाज वेरी हाई, और उसके बाद भी वो लगे तो बड़ी बात है. लगा मतलब हमारे इतने पास पैसे नहीं थे कि भाई हम किसी को फ़ोन करें और वो हमको 10 कंपनी के भाव बताए. भाई हमको तो पूरी बाजार देखने का था. हमारे एकेडमिक था इंटरेस्ट. तो मतलब इट वाज दैट प्रिमिटिव. ओके, रायपुर में तो माहौल था ही नहीं. ओके, एज फार एज नागपुर, आई थिंक नागपुर हैड सम बट नॉट मच. द होल डैम थिंग वाज ओनली इन इंडिया. अच्छा, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह सब जितने थे, सब ये चट्टे बट्टे सब मिलके हम ही लोग सब एक माहौल बना रखे थे. छोटी सी कॉटरी थी. अच्छा, पहले क्या था कि मार्केट वाज फिजिकल, तो आपको 12 से 2 बजे तक वहाँ पर मतलब आपको सौदा करना ही करना है ना. तो उस चक्कर में आप रिंग में सबसे मिलते थे. एवरीबडी इज फिजिकली प्रेजेंट इन दैट 1 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग 12 to 2, एंड आफ्टर दैट एवरीबडी डिस्पर्सेस. तो वहीं पर कैफे वगैरह सब जगह मिलते थे. अच्छा. सो फिजिकल मीटिंग वाज अ बिग थिंग आउट देयर. ये सब जितने दोस्ती और हुई सब उसी कारण से हुई. अदरवाइज तो अभी तो डिजिटल एरा में तो सब खाली नाम ही सुनो आप, है ना. देयर इज नो वन ऑर्गेनाइज्ड. वहाँ तो डेली आप मिलते थे. सो देयर वाज अ डेली इंटरेक्शन एंड एवरीबडी यूज्ड टू मेक एन एफर्ट टू मीट टू ईच अदर. लाइक मेरे ऑफिस में मैं बैठा हूँ, मालूम पड़ा 2-4 महारथी आ गए, उनके साथ 1 घंटा चाय वगैरह पिए, नाश्ता किए, उसका तो काम तो कुछ होता नहीं था. तो वो सब में निकल गया. या मैं चला गया किसी के पास, या 2-3 मिल के चौथे के पास चले गए, कोई ऐसा इशू. तो so there was a lot of physicality about the stock market at that point of time. So there was a lot of interaction. अब वो खत्म हो गया. अभी the whole thing is not about it's completely digital in the sense that it's a very distributed. First thing is now stock market is not only, all the Maharathis are not only sitting in Mumbai in that Dalal Street area. 80-90% used to be there. Now people are sitting in BKC, they are sitting in Ahmedabad, they are sitting in Baroda, they are sitting in Singapore, Hong Kong. I mean, money is coming from all over. So all the Maharathis are sitting all over. So market is distributing all over the world, and it will become more global as you go forward. You know. So एकदम बहुत छोटा जगह था जहाँ पर सब कुछ हो रहा था. अब ऐसा नहीं है. अभी जो है ना बहुत फैल गया है. Right. But yet there is a lot of I mean it is more of the same types. मतलब जो चीज़ तब काम करते थे 85 में, वो भी अभी काम करता है. वही का वही काम करता है. मतलब बाजार सेम ही है. अच्छा. कंसेप्चुअलिटी सेम. राइट. फंडामेंटल सेम है. हाँ, फंडामेंटल सेम है. आपके जो मतलब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटिंग आ गया है, स्प्रेड ऑफ नंबर ऑफ पीपल, द ईज विथ विच यू कैन डू इट. बट कंसेप्चुअली जो प्राइस जो डिटरमिन होता है, या जो वैल्यू, सी बेसिकली इट इज अबाउट द वैल्यू एंड प्राइस. एक्चुअली 2 ही चीज़ें बाजार में, कुछ नहीं है. वैल्यू एंड प्राइस. राइट. प्राइस सबको मालूम है, वैल्यू किसी नहीं मालूम है. ट्रू दैट. तो वैल्यू, जो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू है, वो 85 में वही था जो अभी है. थोड़ा बहुत बदलाव आता है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एंड ऑल, द स्पीड एंड ऑल, बट बेसिकली फंडामेंटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दैट रिमेन्स 200 years back, 85 now, and hopefully forever.
सर आपका एक रील वायरल हुआ था बीच में हम्म, वेयर यू टॉक्ड अबाउट कि कैसे मैंने वो 1 करोड़ से 2,000 करोड़ की उसमें हाँ अप्स हाँ एंड डाउन्स आए. हाँ हाँ बट मुझे ये लगता है कि सबसे डिफिकल्ट जो जोन है उसमें भी वो 0 to 1 का है. हाँ तो 1 करोड़ आप कैसे रीच किए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट थी उस जमाने में. हाँ, नहीं वो बात कर रहे थे ना हम, जो जो शुरू में चालू किए। सी 0 to 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, मतलब पहला 2 4 मतलब मशीन चालू होना पैसे कमाने का, वो बहुत बड़ी बात है राइट. कि भाई यू आर अ बिजनेस मैन, जैसे आपने चालू किया, हमने चालू किया सब ब्रोकरेज, मैं और मोती मिलकर चालू किए। उनके बड़े भाई साहब थे जवहरी भाई इन अहमदाबाद, ही वॉज माई क्लाइंट, ही वॉज द ओनली क्लाइंट एक्चुअली। ओके. तो वो हमको हर रोज 5 10 15 लाख, उनके पास जितने कैपिटल थी उतने को स्पॉट में खरीदते थे, जहाँ T+50 में पैसे थे तो 4 2 5 10 टका मिल जाता था। हमारी थोड़ी एडवाइजरी कैपेबिलिटी थी, रिसर्च हुआ था कि Right. हम जरूर भाई बोलते आप यही खरीदो, तो उनको एडवांटेज था थोड़ा सा। एनीवे, सो ऐसा हमारा धीरे धीरे बनना चालू। फिर वो जवहरी भाई ने 2 4 लोग को और रिकमेंड किया, तो और कहीं कहीं से लोग आए, सो ऐसा बनते चला गया वो। सो सो बिजनेस एक्चुअली ईयर 1 में हमने लाख 2 लाख करोड़ कमाया, लाख 2 लाख रुपया कमाया होगा। फिर उसके बाद 4 5 लाख कमाया होगा, फिर 7 8 लाख कमाया। ऐसे करते करते 5 साल में हमने 15 लाख रुपये कमाए, मतलब आफ्टर जो खर्चा हुआ था घर वगैरह का, ऑफिस वगैरह का। उसके बाद पोस्ट टैक्स हम टैक्स डे 1 से भर रहे हैं, तो 15 लाख रुपये कमाए थे। तो हमने मेंबरशिप खरीदा 1990 में, तो उसमें वो 15 लाख चला गया, 25 लाख का था, तो 8 10 लाख रुपये और किसी से बारो कर करा के हमने खरीदा, तो जीरो हो गए। हमारे पास जीरो पैसे थे, 1 रुपया नहीं था हमारे पास, थोड़ा बहुत सिर के बाद लोन ही था, बट इट्स फाइन, 4 6 महीने वापस करने थे। फिर हर्षद मेहता बुल रन हुआ 90 to 92, उसमें हम लोग 19 महीने में, 18 19 महीने का बुल रन था ये, 7 गुना बाजार बढ़ा, इसमें हमने 30 करोड़ रुपये कमाए। वाह. तब तक हमारे पास मेंबरशिप आ गया, तो हमारे 7 सब ब्रोकर हमारे बन गए थे, राइट. तो सब हमारे लिए काम कर रहे थे। और ऐसा टाइम तो स्टिल आई कैन नॉट फॉरगेट, व्हाट अ राइड इट वाज इन द मार्केट, मतलब सोने का टाइम नहीं था, मतलब इट वाज 19 मंथ नॉन स्टॉप, बाजार कब खुले ऐसा लगता था सवेरे। तो उस तरह का अब बाद में. सोचो, हम करो भाई, हम तो 2 मतलब हॉस्टल के बंदे यार, राइट. मतलब वो क्या लाख भी देखे नहीं थे हमने, तो करोड़ का पहला चेक देखा तो उसको जेरॉक्स कॉपी रखे थे, कभी जिंदगी में साइन करेंगे नहीं करोड़ के ऊपर करके, फर्स्ट करोड़ रुपीज चेक साइन। तो हमें दैट वाज द सिचुएशन 91 92। ओके, उसके बाद तो फिर वो स्केल होते 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 राइट. तब तो पहला माहौल बदला। मल्टीबैगर कौन सा था आपके लिए? पहला मल्टीबैगर था वैश्य बैंक। अच्छा. हाँ, वैश्य बैंक 91 में हमने खरीदा था, करीब 22 23 24 रुपये में। एक मेरे क्लाइंट ने बोला चेन्नई से कि समथिंग गुड इज़ गोना हैपन, यू बाय। तो उसके लिए तो खरीदा ही खरीदा, उन्होंने तो बहुत खरीदे, वो तो बड़े लोग थे, हमने भी 2,500 शेयर खरीदा। और वो तो बेच बाच के निकल गए, हम रह गए, तो वो भाव हो गया 2,500 रुपया बाय विच जस्ट 1 1.5 साल के अच्छा. अंदर। हाँ, और तो 2,500 का भाव हो गया, तो सब उस समय ऐसे ही पागल पड़ा था पूरा। फिर दैट फेज वाज क्वाइट क्रेजी। सो 2,500 का भाव हो गया, फिर उसके बाद स्टार्टेड फॉलिंग, इट हैड टू फॉल। तो 500 600 का भाव हुआ, तो हमने बोला कि बेच दो, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। तो उसको बेचे हमने बैंगलोर में, इट वॉज नॉट लिस्टेड इन मुंबई। ओके. तो और उसका डिलीवरी हमने भेजा बैंगलोर, डिलीवरी गॉट लॉस्ट समवेयर, ओह. so I had to square up at 100 rupees higher price. Okay, now then we applied for duplicate and all. In 6 months time we got the stock back, but the duplicate shares आए, तब तब भाव वापस 2,500 हो गया। तो बाजार में कई बार इतना, मतलब मैंने ऊपर Blessing in वाले disguise. मतलब यानी क्या उसकी मर्जी है, कई बार ऐसा लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग. तो एक कंपनी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक बार आपने एक अल्कोहल कंपनी में इन्वेस्ट किया. कौन सा? एंड अल्कोहल कंपनी, हाँ अल्कोहल कंपनी में, और उसके हाँ। बाद आपने कुछ एथिक्स के बारे में कुछ हाँ, पढ़ा एंड हाँ। देन यू सोल्ड इट. व्हाट्स दैट स्टोरी? सो एक्चुअली मैं क्या पढ़ते रहता था ना मैं, तो मैं एक बार पढ़ाई कर रहा था अबाउट मार्केटिंग ब्रांड्स के बारे में। सो इनफैक्ट आई यूज्ड टू गो टू नेशनल ब्रांड सेमिनार। सो मैं कहीं पर ब्रांड सेमिनार में गया था बेंगलोर में, तो उसने बताया कि पावर ऑफ ब्रांड्स कैसे बनता है, कैसे खर्च करते हैं, कैसे अकाउंटिंग होता है, वो सब हम सीख सिखा के आए वहाँ से। काफ़ी एक्साइटेड था उस समय, पॉन्ड्स लीवर सब बहुत ऊंचाई में थे। फिर मेरे समझ में आया कि जो ब्रांड एक्सपेंडिचर है, जो ब्रांड होता है उसके ब्रांड एक्सपेंडिचर, एनुअल एक्सपेंडिचर ब्रांड में 100 करोड़ है, तो ब्रांड की कीमत हज़ारों करोड़ होती है। राइट. तो मैं यहाँ आके एक रेशियो किया, सर्च किया डेटा में
कि ब्रांड एक्सपेंडिचर और मार्केट कैप। अच्छा, ये खुद का ही आपने निकाला? हाँ, मेरा खुद का रेशियो था, मार्केट कैप टू ब्रांड एक्सपेंडिचर। तो मैं बोला कि मतलब जैसे 100 करोड़ का ब्रांड है, 100 करोड़ का ब्रांड एक्सपेंडिचर, तो कितने का मार्केट कैप है? तो मालूम पड़ा कि ये था आपका मैकडॉवेल, जो अभी जो यूएनएसपी है, Yes. मैकडॉवेल का वो ऐसे कुछ था, एक के ऊपर एक था शायद, उससे कम था, एक से कम था, 150-200 करोड़ का उसका ब्रांड एक्सपेंडिचर था, उसका मार्केट कैप था 100 करोड़ से नीचे। ओह, हाँ, ऐसे भलते ही था, मतलब बहुत सस्ता था। तो मैंने 12 रुपये से खरीदना चालू किया। मैं बोला भाई देख, इसमें तो भी कुछ भी हो, ये बहुत सस्ता है। सस्ता तो था ही वो। तो हमने खरीदना चालू किया, कुछ 8-10-12 लाख शेयर इकट्ठा कर लिया। फिर बफेट साहब हमारे मिले, ये तो 91-92 की बात है। फिर भाव कुछ ऐसा चल नहीं रहा था ये, दिस वॉज नॉट, स्टॉक वॉज नॉट मूविंग। Okay. मतलब 12-13 में खरीदा, 14-15-16 का ही भाव था बस, उसमें डिविडेंड आता था 11 रुपये। फिर हम थोड़ा थक गए यार, मतलब ये क्या है करके। तो फिर उसके बाद हमने एक पुस्तक पढ़ी बफेट साहब की, उसमें इथिक्स की बात की है, व्हाट यू डोंट लाइक यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट। से टोबैको यू डोंट लाइक, सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट। right. तो मतलब आई डोंट ड्रिंक, सो आई शुड नॉट invest in liquor and all. So Buffett himself was not investing in liquor and all this kind of Okay. drugs and yes, tobacco and all. तो हमने भी गुरुदेव के रास्ते में चलने के लिए बेच दिया उसको, समझे ना। तो वो जो पूरा 17 रुपये में पूरा एक कलम में बिक गया, उसका भाव 1000 रुपये, पता नहीं क्या क्या हो गया। सो यू नो ऐसा, बट आई नेवर फेल्ट बैड बिकॉज आई सोल्ड इट नोइंगली। एंड उसके बाद आपने एक हीरो को पिक किया, देन ऑटोमोबाइल में एक 2011-12 के करीब आपने आयशर मोटर्स को पिक किया। तो जनरली जब आप इन कंपनीज को पिक किया तो उसकी भी स्टोरी मुझे जाननी है। एंड जनरली क्या कुछ वो 2 से 3 चीज़ें आप देखते हैं कि ये होनी चाहिए अगर मुझे ये स्टॉक खरीदना है तो? सी क्या है, हर बिजनेस में क्या था, देयर इज ऑलवेज सम बिजनेस वेयर यू गेट सेलर्स मार्केट, जहाँ पर बहुत डिमांड रहता है लेकिन सप्लाई लिमिटेड रहती है। ओके, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कुछ बड़ा काम कर सको, वहाँ पर बड़ा पैसे बना सको, और कंपनी छोटी होती है। लेकिन एक नया, अभी जैसे क्विक कॉमर्स है, तो क्विक कॉमर्स में 100-200 का ग्रो हो रही है। यस, क्यों? एवरीबडी वांट्स दैट डिलीवरी इन 7-8 मिनट। किसको घर से उठ के जाने का है, सबको घर के अंदर डिलीवरी चाहिए, और वो भी सस्ते में चाहिए। तो दे रहे हैं वो लोग, उसी कारण बहुत ग्रोथ है। तो वहाँ पर आप जाके देखोगे भाई, मतलब ऐसा कोई कंपनी है जो आप खरीद सकते हो सस्ते में। पहले बहुत सस्ते मिलते थे, ऐसे जैसे हीरो मोटो को आप 1000 करोड़ मिलता था, और उसके ऊपर उसके मोटरसाइकिल के ऊपर 3000 रुपये का प्रीमियम था। 30,000 के बाइक, 20,000 के बाइक के ऊपर 3000 रुपये प्रीमियम था। यदि आपको आज के आज चाहिए तो 3-3,500 रुपये में मिलता था। डाउरी आइटम बोलते थे उसको, मालूम, गाँव में डाउरी में देते थे उसको। तो मैं बोला यार ये तो अच्छा। फिर मैं फैक्ट्री जाके देखा, ऐसा हर 5-7 सेकंड में ऐसा जैसे मुर्गी का अंडा आता है, ऐसा मोटरसाइकिल बन के आ रहा है। इतना सोफिस्टिकेटेड प्लांट मैंने अपनी लाइफ में देखा। कहाँ पे था ये प्लांट? गुड़गांव में। तो ये जो ये था कि फिर देन ये समझ में आ रहा था कि उस समय तक रिसर्च आना चालू हो गए थे कि कितना बड़ा मार्केट है। बजाज ऑटो बहुत बड़ा कंपनी था, तो वो स्कूटर बनाते थे। तो हमने उस समय एक पुस्तक पढ़ी थी, वैल्यू माइग्रेशन करके। तो वो पुस्तक में क्या था कि हर बिजनेस में एक माइग्रेशन होता है जो भी चलते रहता है। जैसे पहले टीवी चलता था, अभी पॉडकास्टिंग चल रहा है। यू नो, ऐसा जो है ना, मतलब हर चीज़ बदलते जाए। जैसे पहले वायर्ड फ़ोन था, अभी वायरलेस फ़ोन है। ओके, पहले पब्लिक सेक्टर बैंकिंग था, अब पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। राइट। ओके, पहले पब्लिक सेक्टर ये होते थे एयरलाइंस, अब प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन। तो ये वैल्यू माइग्रेशन होते रहता है। ओके, तो हमने देखा स्कूटर टू मोटरसाइकिल होगा। ओके, सो वो चीज़ के ऊपर हमने बेट कराया। तो 95 में 100% स्कूटर मार्केट था और 80% 90% स्कूटर मार्केट था। बाय 2003 it became 90% motorcycle market. And that's where Hero became number one and created a lot of wealth. From 1,000 crores, it became 50-60,000 crores in that 5-6 years. 50-60x हो गया। हाँ, 40-50x तो पक्का हुआ। अच्छा, उसमें वो तो जितना x हुआ वो डिविडेंड भयंकर आता था उसमें। हमने 30 रुपये में खरीदा था, रोज हर साल हमको 30-40-50 रुपये डिविडेंड आता था। तो 1-2 साल में फ्री हो गया। तो हाँ, मतलब फ्री में ही स्टॉक से और बाकी के रिटर्न्स आ रहे हैं। सो वो एक विजन था, लेकिन उसका मतलब आपका उसके पीछे विजन बोलो क्या बोलो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। पुस्तक पढ़ सी, ये जो बुक का जो है ना, बुक से आपको एडवांटेज बहुत मिलता है। बुक अलाउज यू टू थिंक डिफरेंटली। राइट। दुनिया कैसे भी सोच रही है, लेकिन ये बता रहा भाई रास्ता इधर नहीं है, इधर है। ये नहीं जीतेगा, ये जीतेगा। मतलब
सालों से देखते आ रहे हैं कि मिस्टर बफेट, आई मीन ही इज लाइक सिटिंग हाफ द डे रीडिंग द स्टफ. देखो ना, एप्पल खरीदा, उसको समझ ही नहीं टेक्नोलॉजी की. उसने माइक्रोसॉफ्ट नहीं खरीदा. राइट. उसका बफेट, बिल गेट्स इतना अच्छा दोस्त है लेकिन नहीं खरीदा वो. उसको एप्पल समझ में आया और कितना पैसा बनाया उसने. यस. वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी हो गया. सो यू नो, अब वो क्या समझ में आया, कैसे, मतलब व्हाट ही गॉट इनटू, मतलब वो एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए कि हाउ ही गॉट इनटू, व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्ड हिम टू बाय एप्पल. राइट. देन 2005-7 के अराउंड आपने यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई थिंक किया था इन्वेस्ट. वो चीज मतलब हाउ डिड यू फिगर दैट आउट इतना पहले? हाँ, तो वो तो हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग चालू किए थे, तो उसमें हमको ये समझ में आ गए थे भाई सेम वैल्यू माइग्रेशन हमको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में लगाने का था. हाँ. तो हमारे सब मैनेजर्स को मैं बोला कि भाई हमको बैंक खरीदने हैं. अब होते तो थे हमारे 50 करोड़ रुपया, उसमें अब 400 करोड़ फंड में 10 कंपनी लेनी थी, तो 40-50 करोड़ से ज़्यादा पैसा था नहीं हमारे पास. तो हमने बोला हमको बैंक, जो नए बैंक चालू हो रहे हैं उसमें खरीदने का है. तो वो तो बोलो नहीं कि एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई प्रपोजल आ जाता है. तो ले आया प्रपोजल. तो ये EU वाले आए, उन्होंने बताया कि भाई हमारा ऐसा ऐसा काम है और हमको आगे बढ़ाने का है. तो ये बैंक नहीं था वो, तभी इट वॉज NBFC लेंडर से. व्हेन आई मेट देम आई गॉट इम्प्रेस्ड एंड वो मैं बोला कि भाई कितना पैसा है. तो उन्होंने बोला कि भाई हमको 20 करोड़ रुपये चाहिए. तो 20 करोड़ तुम्हारी कंपनी की कीमत ही नहीं है. पर एनीवे वी वैल्यूड एट 50 करोड़ एंड गिव देम 20 करोड़. सो 70 करोड़ में, सो हमने 20 करोड़ में 37% ऑफ द बैंक खरीदे थे. वाओ. सो और उसको फिर बाद में हमने लास्ट वी सोल्ड एट 5,000 करोड़ एंड नाउ इट इज 60,000 करोड़. माय गॉड. आपने बेच दिया अभी भी होल्डिंग? नहीं, उसमें मेरे पास 1.5% जो राइट इशू का आ गया था. अच्छा. सो दैट 1.5% मैं 20 करोड़ की कीमत में खरीदा था. 20 करोड़ आई पेड फॉर 1.5%, तो वो मेरे पास पड़ा है. तो ये 20 करोड़ के 5,000 करोड़ हो गए. नहीं, अभी 20 करोड़ का जो मैंने इन्वेस्ट किया है, हाँ. उसका कीमत होगा, जैसे 800 का भाव है, अबाउट 550 करोड़. 550 करोड़. वो तो डिविडेंड में उतना पैसा आ गया होंगे. तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपने मिस कर दी किसी कारण से, मतलब आप पिक तो कर लिए थे या फिर बेच दिए या फिर पिक करने से मतलब लेने से पहले कुछ कर देना, दैट स्टिल हॉन्ट्स यू? नहीं, एक ही खराब लगा, वो HDFC वाला. जब हमने HDFC खरीदा था ये 95 में, सेम वैल्यू माइग्रेशन पुस्तक पढ़ के हमने HDFC बैंक खरीदा था. वो तो मेरे को डाउट नहीं था कि बहुत बड़ा बनेगा करके. मैं पहली बार IPO में कभी लगाता ही नहीं. ओके. आई नेवर बाय एनीथिंग इन IPO. तो वो मैं IPO में एप्लीकेशन करके लिया था. बट और फिर उसके बाद उन्होंने बाजार से खरीदा, 40 का भाव था. तो हमने करीब 5-6 लाख शेयर खरीद लिए थे और रखे हुए थे. भाव बढ़िया चला था, एकदम लिक्विड था. एंड देन आई गॉट सम राइट इन्फॉर्मेशन बट इंटरप्रिटेशन वाज रॉन्ग कि भाई मतलब उनका नेटवेस्ट से जो कॉन्वर्सेशन था वो खत्म हो रहा है, तो इनको तो क्या बैंकिंग आता है करके. तो 54 के भाव में मैंने 52 या 54 के भाव में बेच दिया. उसके बाद वो 25 पैसा नहीं गया था वो. दैट वाज द लोएस्ट प्राइस. और पूरा 5-6 लाख शेयर चला गया मेरा, जस्ट बिकॉज समबडी गिव मी इनसाइड इन्फॉर्मेशन. सो तब से जो ना आई एम वेरी केयरफुल किसको सुनने का नहीं सुनने का करके, अपना दिमाग लगाने का. क्या इन्फॉर्मेशन आर राइट. सी द अदर पर्सन इज वेरी वेल विशिंग एंड उनका इन्फॉर्मेशन सही, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग. इट इज the company's future is not dependent on that one small information. Company's future is dependent on something much bigger. What the entrepreneur is doing, what is the global opportunity, local opportunity, what is the industry wise opportunity. बिजनेस में बहुत ज़्यादा दम है, तो वो बहुत अलग चीज़ है. मतलब यानी इन्फॉर्मेशन सही है, हो सकता है एक दिन के लिए 2-4 टका गिर भी जाए वो, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द कंपनी. कंपनी इज मच बिगर. उसकी जर्नी एक अलग है जर्नी. एंड फिर जैसे आपने कहा कि 1990s में मतलब आपने स्टार्ट किया जाना वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे, मिस्टर बफेट की बर्कशायर हैथवे एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में. क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? और आप मतलब करीब 20-22 बार जा चुके हैं. सो मतलब थोड़ा एक एक्सपीरियंस क्या था? हम जब जाते थे 95 में तो मतलब थोड़ा तकलीफ था. मतलब 32 घंटे का फ्लाइट था यहाँ से. फ्लाइट तो भी उतना ही दूरी तो उतना ही है अभी भी. बट उस समय क्या था कि जो कम्युनिकेशन नहीं था, कि मतलब उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो यहाँ से निकल गए. अब दोस्त को बुलाया वहाँ पर JFK में या समवेयर, बट वो पहुँचा नहीं पहुँचा ये नहीं मालूम. अच्छा, उस समय क्या कॉइन्स और चलते थे सब टेलीफोन के लिए. तो
बहुत मतलब उसका क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलता था, तो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड होते थे, सब करेंसी लेके चलो, तो थोड़ा तकलीफ था पहुंचने का। इट इज़ फॉर न्यू पर्सन्स लाइक मी। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर तो फिर स्मूथ था वहाँ पर, और ऑडियंस भी उतना नहीं होता, 3,000-4,000 लोग होते थे बस। मतलब यू कुड मीट, यू कुड Right. एक्चुअली गो अराउंड विद देम। बहुत ईजी था तभी। एंड ही यूज्ड टू लव टू सिट एंड डू सिग्नेचर एंड ऑल। बट फेमस तो तब भी हुए थे वो, 95 में भी वो बहुत फेमस थे, उसके लिए हम यहाँ से गए थे। और उनको रिस्पेक्ट था बहुत। और वो कहीं पर एक टेबल के ऊपर बैठ के फिर उसका सबके पास सिग्नेचर करते थे। उस समय वहाँ पर एक ये है कि $1 नोट के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं वो, हाँ यू नो, डॉलर नोट के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं, वो मैं पहली बार देखा। सो आई ऑल्सो टुक वन सिग्नेचर। एक फोटो देखा है मैंने आपका हाँ, सो उनके साथ भी। हाँ, सो वो एक याद है 96 वगैरह में। उसके बाद तो फिर मिलते रहे उनसे, और जाते रहे मजा आने वन वे ट्रैफिक। किससे ज्यादा इंस्पायर्ड थे आप, मिस्टर हाँ? बफेट से या मिस्टर मंगर नहीं, से? मिस्टर बफेट। मंजर मेरे को, सी ही इज़ वेरी ब्राइट, बट वो बोलते थे ना, समझ में नहीं आता था। अच्छा। उनकी जो लैंग्वेज होती थी ना, हाँ। थोड़ी, एक तो बहुत ट्विस्टेड होती थी, अमेरिकन होती थी, और थोड़ा मतलब यानी बहुत इनडायरेक्ट टाइप की बात करते थे। दिस गाय वाज सिंपल, इज सिंपल। सो बट वो भी तो उनके उनके गुरुदेव थे वो। यस सो ठीक है, बट हमको ज़्यादा बफेट का लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आता था। ओवरऑल टर्निंग पॉइंट की बात करें तो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट लाइफ का, अगर बात करें तो? टर्निंग पॉइंट तो आप समझो ना, यही मतलब टेकिंग द टफ पाथ। मतलब हमारे को जो सीए करने के बाद 1-1.5 लाख रुपए जो लेके लोग चले जाते हैं, जितने बंदे मेरे साथ थे, वो जिन्होंने नौकरी किया या फाइल पर, वो उधर ही है। दे डन वेल, Yeah. बट दे आर नॉट। सो व्हाट हैज़ वर्क फॉर मी इज दैट मैंने हट के काम किया। राइट। मैंने आई बैक व्हाट माय पैशन वाज, एंड गुड थिंग वाज आई वाज नोइंग व्हाट इज माय पैशन। वो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि दिस इज वेयर आई वांट टू डाई। सो दैट आई वाज नोइंग फ्रॉम 83-84 इटसेल्फ, एंड वो मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके बाद तो क्या है, इट इज़ ऑल मतलब अब वो जर्नी है, उसमें कभी स्पीड बहुत आया था, जैसे 87 to 90 वाज स्लो, 90 to 92 वाज एब्सोल्यूट टेक ऑफ, फिर 92 to 96 97 अगेन लिटिल स्लो, 96 to 2000 वाज अगेन वेरी। सो रैपिड्स होते हैं लाइफ में, रैपिड्स होते हैं, दैट कीप्स स्केलिंग यू अप। फिर 2000 के मैं फिर वापस कराया, 2002-3 में तो मतलब वी इनकर्ड लॉस ऑल्सो। सो 2-4 महीने के लिए तो थोड़ा सा टफ था। सो 2001 9/11 हुआ था, 2-3 साल फिर उसका 2003 से 2008 अगेन रैपिड, यू नो, राइज ऑफ चाइना। फिर 8 के बाद क्रैश हुआ, फिर उसका 10-12 साल ऐसा थोड़ा स्टडी था। कंपनी केप्ट ऑन ग्रोइंग, एंड देन नाउ फ्रॉम 2020 पोस्ट कोविड, it's a different world Yes, altogether. yes. So this is the, I would say, fourth or fifth rapids. आपके career. हाँ, so it is, so actually मेरे लिए turning point was starting my Motilal Oswal in 87. That was a turning point. Okay. And it became successful, so we are talking about it. Quite possible it would have not worked. ओके। अभी आपने कंपनी का नाम लिया, हाँ। तो एक चीज़ है कि मतलब जब हमने पॉडकास्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को पूछा कि आप रामदेव सर से क्या आप सवाल पूछना चाहेंगे, तो 1-2 सवाल थे, जिसमें से एक ये था जिसको काफ़ी ज़्यादा लाइक आए थे, कि कंपनी का नाम जो है वो मोतीलाल ओसवाल क्यों है? मोतीलाल सॉरी ओसवाल अग्रवाल, या फिर और भी हो कुछ और नाम हो सकता था। नहीं, इसमें क्या था कि 1990 में एक्चुअली इसका नाम था प्रूडेंशियल पोर्टफोलियो सर्विसेज, पीपीएस। ओरिजिनली 87 to 90 वाज 3 years पीपीएस। देन इन 1990 बट देन जो सौदा करने के लिए जो नीचे जाना पड़ता है ना, वो मोतीलाल जी जाते थे। आई यूज्ड टू बी सिटिंग ऑन द फोन, आई वाज डूइंग द ऑर्डर कलेक्शन एंड ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट। सो ही वाज ऑफिशियली अलाउड टू एंटर, सो हिज बैज वाज रजिस्टर्ड। सो जो एक्सपीरियंस काउंट होता है कि भाई आपको सौदा करना आता है कि नहीं, वो 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी था, दैट वाज इन हिज नेम। ओके। सो यू कुडंट हैव बॉट द मेंबरशिप इन एनी अदर नेम। सो जब हमने खरीदा तो सबसे पहले तो उनका ही नाम आना था, उसमें कोई डाउट नहीं। देन we had an option in 96, it was allowed to corporatize, and that time we could change the name. So मोती ने पूछा कि भाई should we change the name? बोला मेरे को अपना नाम लगाने को ऐसा ये नहीं कि रामदेव मोती राम ऐसा बोला। It is, I mean, if we want to do Prudential again, उससे अच्छा मोती चलना तो मेरे क्या तकलीफ। Right. So that's how we decided that मोतीलाल, एक तो पहला दिस वर्किंग वेल, सब जगह रजिस्टर्ड भी है, UTI LIC सब जगह है। So why change? How does it matter? What is the name?
आई मीन इम्प्रेसिव, आई मीन थिंकिंग, रियली इम्प्रेसिव थिंकिंग। कोई ऐसा स्टॉक आपको मिला है कि कभी पेपर पे या फिर बैलेंस शीट पे बड़ा जबरदस्त लगा आपको, आपने इन्वेस्ट किया एंड देन टर्न आउट रियली बैड? हाँ, ऐसे तो होता है ना। अभी क्या है, स्केल सब बदल गया हमारा। अभी पहले क्या था, सब छोटे छोटे, मतलब जब आइडिया आते थे, चले नहीं चले, लाख 2 लाख रुपए की बात थी, 5 लाख की बात थी। Yes. अब जो है मतलब हजारों करोड़ में बात हो रही है। राइट। तो अब समझ में आएगा क्या गलती करते हैं ना, अब मालूम पड़ेगा। सो यू नो, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर ऐसा सब कुछ हुआ होगा कि भाई यू थॉट समथिंग इज गोइंग टू बी बिग, बट ऐसा मेरे को ख्याल नहीं आ रहा कि आई वाज कन्विंस्ड फ्रॉम द कोर एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। एकदम मतलब पानी पानी हो गया, ऐसा एक आध, ऐसा मेरे ख्याल नहीं कुछ भी। ओके, एक जिग्नेश शाह के साथ आपके एक बार मीटिंग हुई थी, देन हाँ, यू बॉट फाइनेंशियल NSL टेक्नोलॉजी। ना, हाँ, सो दैट्स ओके। मतलब यानी सी व्हेन यू डू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इट इज अ रिस्क कैपिटल। सो व्हाट इज द लर्निंग एंड व्हाट्स दैट स्टोरी? लर्निंग मतलब भाई देखो, द what they were doing was like very impressive. They were setting up exchanges. मतलब एक exchange भी बनाना तो आपको जिंदगी भर आपका मूर्ति लगता है वहाँ पर, Right. you know. So what they were doing was their success was very big. I didn't know that they have problems in their books or whatever happened later on. But what he was achieving with SGX or Indian, this thing, that was quite a NSCL itself, commodity exchange, was pretty big. So it was fine. I mean, he was very respectful. He was very nice. He accommodated right till 8 o'clock in the night. So everything was perfect. So I mean, see, equity investing में आप किसी को blame नहीं कर सकते हो। Right. आपने रिस्क लिया, आपने आपको जो दिखा, buyer be aware. You know, वही यदि 10 गुना आया था तो थोड़ी आप ये करते, तो वो चलता है। आपने रिसेंटली Zepto में इन्वेस्टमेंट की है, तो इट इज जनरली, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज का वैल्यूएशन निकालना इज क्वाइट टफ, एनालाइजिंग देम इज क्वाइट टफ। तो मतलब ऐसी कंपनीज में क्या कुछ चीजें हैं जो आप देखते हो? सी, मैं क्या देख रहा हूँ जोमेटो में, जेप्टो में, या जिसमें भी, कि देयर इज अ कंप्लीट चेंज ऑफ कस्टमर बिहेवियर। आप अपने घर में देखें, कंटिन्यूअस मतलब लोग बुला रहे हैं, एंड आप ये देखो ना कि भाई आपको सेम चीज़ वो भाव मिले तो अभी कौन नीचे जाके अभी मतलब कार या स्कूटर लेके जाके 4 चीज़, मतलब आपको एक ग्रोसरी खरीदना है, आपको एक फार्मासी खरीदने का है, बेकरी खरीदनी है, वेजिटेबल खरीदना है, फ्रूट्स खरीदने हैं, 5 जगह जाते जाते आपको पसीने आ जाएंगे, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। वो बंदा 10 मिनट में सेम प्राइस में ला के दे रहा है आपको। तो आई थिंक द कन्वीनियंस विद दे आर डिलीवरिंग, सो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, यू नो, लेकिन दैट इज नॉट विजिबल इन द प्राइस अभी जो है, बिकॉज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो इसमें इनके पास क्या कुछ ही कैपिटलाइज नहीं होता है। ओके, आप यदि मतलब स्टोर खोलो तो स्टोर को आप कैपिटलाइज कर दो, राइट, है ना। लेकिन आप जोमेटो हो, जेप्टो हो, या ब्लिंकिट, सॉरी इंस्टामार्ट हो, तो आपका जितना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, आपका 40-50 हज़ार का टर्नओवर है, तो ऐसा मतलब आपका लाखों करोड़ों कस्टमर है, तो कस्टमर आपके पास आते क्यों हैं? रोज सवेरे शाम 24 घंटे 7 दिन आते हैं। एक तो 24/7 है ये। ओके, कस्टमर एक्सपीरियंस इज फैंटास्टिक, योर डील यू आर गेटिंग इज अनबिलीवेबल। तो ये सब में पैसे बनेंगे। ओके, अब पैसे कब बनेंगे, कितना बनेगा, अब वो समय बताएगा। तो हम लगते जब ये मान लो प्रॉफिट नहीं है तो उसको हम प्राइस टू सेल्स से करते हैं। अब प्राइस टू सेल्स कितना लें, है ना। तो जैसे अब क्लोजेस्ट क्या है, डी मार्ट है। तो डी मार्ट प्राइस टू सेल्स 4.5, 5 में बिकता है, 4 गुना 5 गुना बिकता है। तो इसका कितना होना चाहिए भाई? काम तो एक ही दूसरे से कॉम्पिट करते हैं लोग, है ना। तो अभी ठीक है, वो प्रॉफिट कमाते हैं बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग इज डिफरेंट, इनका ये प्रॉफिट नहीं कमाते। लेकिन मेरे को लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बोथ ऑफ देम विल मेक, इट शुड मेक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट। यदि ये 3% कमाते हैं, वो भी 3% कमाना चाहिए। तो उनका 4 टाइम सेल्स है, तो उसको 1 टाइम 1.5 टाइम में क्या तकलीफ है, राइट, है ना। तो हम खरीद रहे हैं तो 1.5 टाइम्स में खरीद रहे हैं। जैसे अभी 5 बिलियन में खरीद रहे हैं, तो उनका 4 बिलियन का सेल्स है, सो 1.25 टाइम्स में खरीद रहे हैं। ओके, ऐसा मतलब हम अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। सी, ये क्या है, देखिए इस टाइप का जो है थोड़ा सा रिस्की होता है। मतलब जैसे हमने स्विगी भी खरीदा था, तो स्विगी में हमने पैसे नहीं कमाए हैं, जो हम खरीदे तो वही भाव है, अभी भी 350, 60, 70 में खरीदे तो वही भाव है। तो हम गलत हो सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी, अब वो, लेकिन मेरा होल्डिंग पीरियड 25 साल का है। ओके, तो मैं तो 3 साल तक तो मैं देखूंगा भी नहीं कि भाई 3 साल के बाद मैं फिर अप्रेस करूंगा कि भाई मेरी जो थ्योरी थी वो सही गलत है। यदि बाई चांस मेरी थ्योरी एकदम गलत हो गई, देन वी कैन कॉल इट ऑफ, ठीक है, बेच लेंगे, उसमें क्या है। तो डाउन साइड क्या है, कम से कम इतना तो भाव मिलेगा ना, राइट।
इतना बुरा नहीं है कि मतलब यानी आप 100 में खरीदो तो 100 नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद ठीक है 100 रुपये में बेच देंगे, और चल गया तो 100 का 1000 भी हो सकता है। राइट। हम अगर देखें तो ओवरऑल मार्केट में जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो मतलब उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग है, उसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। पहले के ज़माने में वैल्यू इन्वेस्टिंग में अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, फिर आप सिगार बट ले लो, नेट स्टॉक्स ले लो, बाकी चीज़ें ले लो। अब धीरे धीरे क्या है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल, तो वो गैप ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। आपकी वैल्यूएशन को लेकर क्या फिलोसॉफी है? सी वैल्यूएशन क्या है, देखिए वैल्यूएशन कीप इवॉल्विंग, बट जो हमारा क्यूजीएलपी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मोर लेस इज राइट। मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो है तो उसमें क्या ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल है। राइट। तो जैसे आपका आरओई क्रॉस हुआ 15-17%, 18%, उसके बाद ग्रोथ के ऊपर ही देगा। तो हमारा समझ है जी इक्वल टू आर। यदि आपको 25% ग्रोथ है तो 25 का पी होना चाहिए। उससे कम में खरीदे आप तो आपको एडिशनल रिटर्न आएगा। तो फार्मूला फॉर एक्चुअली मेरा 25-25-25 तीनों का ट्रेंगल है। 25% आरओई, 25% ग्रोथ, 25 का पी, या पी लोअर द बेटर, बट अप टू 25 यू कैन बाय टू गेट 25% रिटर्न। यदि लेकिन 12 मिल गया तो मेरा 40-50 का रिटर्न आएगा। यदि मान लो 5-7 में मिल गया तो मल्टीप्लायर हो जाएगा, लेकिन मिलता नहीं वो। राइट। अच्छा, हम सोच रहे 25 आ जाता है 50, फिर वो वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो जाता है ना। अच्छा, हम 25 सोच रहे हैं 12 आता है तो धुलाई होने वाली है हमारी। एंड दिस इज वेरी नाइस फॉर्मूला, आई मीन आई लव्ड इट। थोड़े मैं एक दो कुछ पर्सनल चीज सवाल पूछता हूँ कि हाउ इज योर, मतलब एक आम दिन कैसा रहता है आपका फ्रॉम यू वेक अप तब तक आप सोते हैं? सी सवेरे 6 बजे उठता हूँ मैं। सो टुडे आई वेंट टू गो मॉर्निंग पर्सन है? मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ मैं। आई गो फॉर गोल्फ और वॉकिंग। सो अल्टरनेट डेज आई प्ले फॉर गोल्फ। अभी नया हैबिट चालू है। सो आई प्ले गोल्फ 3 days एंड 3 days आई गो फॉर वॉक एंड जिम। तो ऐसा मतलब मॉर्निंग चालू होता है 9-10 बजे तक। 9 बजे आता हूँ घर में, 9:30 बजे। फिर आई रीड 4 न्यूज़पेपर्स और ब्रेकफास्ट एंड सब इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सब देखने का। फिर उसके बाद 10:30 बजे ऑफिस आने का। अच्छा। 11 बजे आए। अभी आपका पहला अपॉइंटमेंट था। हाँ। अभी अभी कुछ नहीं है। अभी बाकी शाम को एक और है। ओके। बस सो इट्स अ डे इज ईजी। कभी कभी 3 या 4 अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, टावर में आओ, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। कोई कंपनी आ रही है, कुछ आ रहा है 5-5 मिनट के लिए, तो ऐसे पीपल वॉक इन। बट टिपिकली 2-3 मीटिंग्स हियर। और बुक्स तो हैं। राइट। तो वो बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पुस्तक को मैं शांति से भी पढ़ूंगा जाके, और आई विल डू माई रिसर्च। सम डेटा आई कीप रनिंग जो होता है। तो सो उसमें सब में टाइम निकल जाता है। इट्स ईजी नाउ। ओके। मेरे पास ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ओके। कोई मतलब नहीं इसको क्या करें, उसको क्या करें, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। बट इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, नॉट पीपल नीड गाइडेंस और स्ट्रैटेजिक इशू है, तो उसमें ऑफकोर्स वी आर देयर। और सम सीनियर लेवल हायरिंग है, उसमें इंटरव्यू करने का होता है, समझने का, वो सब करते हैं हम लोग। और सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो आप ओन करते हैं? हाँ, सबसे एक्सपेंसिव पैसे के हिसाब से हाँ। क्या होगा, मतलब मेरे ख्याल से घर ही होगा और क्या है। ओके। हाँ, सो माय हाउस मस्ट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। ओके। ओके। पैसे को देखने का जो आपका नज़रिया है, जो आपने रायपुर से शुरू किया था, ठीक है, और वहाँ से लेकर आज तक वही है जो पहले था? क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ? बहुत बदल गया। पहले लगता था कि बस पैसे सब कुछ है। ओके। क्योंकि था ही नहीं पैसे ना, तो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था पैसे के लिए। मतलब मेरे ऐसा था कि पैसा होगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। धीरे धीरे जब पैसे आने लगे तो मालूम पड़ा कि पैसा एक नंबर ही है। मतलब है पैसा पुट्स यू, मतलब आप कितने बड़े आदमी हो उसके ऊपर से समाज बहुत अलग ढंग से दिखता है। हम पैसे का हम कुछ कर नहीं सकते। 100 करोड़ से ऊपर का मतलब पैसे का किसी की कोई कीमत नहीं है। क्योंकि हम 15-20% तो कमाएंगे, 15%, तो हर साल 15 करोड़ कमाएंगे, लेकिन 15 करोड़ हम खर्च नहीं कर सकते। मतलब ये है कि मेरे पैसे का जो अंबार है वो बढ़ते ही चला जाएगा। राइट। अब तो हज़ारों करोड़ में बात कर रहे हैं, तो उसको तो है ही नहीं, हिसाब ही नहीं। राइट। सो पैसे का एक्चुअली फॉर पर्सनल कंजम्पशन हैज़ नो मीनिंग। ओके। बट इट पुट्स यू इन अ डिफरेंट स्पॉट। मतलब आपको जो समाज में जो पोजिशनिंग होती है, या आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना फिनेंशियल फ्रीडम है मेंटली, सो वो सबके कि मेरे दिमाग में एकदम फिनेंशियल फ्रीडम इज टोटल। I don't have worry about money. Okay, now I really want to figure out how do I dispose of the what God has given me. वो थोड़ा दिमाग में घूमते रहता है कभी कभी। तो उसी कारण से हमने गिविंग चालू किया है, गिविंग वाइल लिविंग। ओके। सो हम एक तरफ तो पैसे कमाएंगे, वो हंगर अभी भी कम नहीं हुआ है। We'll make lot of money going forward, okay, but we'll also give lot of money to the society and जो भी हम कर सकते हैं।
अब वो हमको सीखने का है। वो आज जो है वो चीज़ एक ये है कि कहाँ पर हम जितना पैशनेट, जितना क्लैरिटी था ना, पैशनेट थे हम 84 में कि हमको शेयर बाजार में कैरियर बनाने का, ऐसा गिविंग में कोई ऐसा सूत्र मिल जाए कि ऐसे ही खर्च करो, इससे ही मदद उद्धार होने वाला देश का या जैसे भी लोगों का, वो अभी तक हाथ में नहीं आया है, लेकिन वो खोजेंगे अभी। अच्छा, दैट इज, आई मीन, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। हाँ हाँ। अगर आप आज नए से स्टार्ट करते तो क्या अलग करते, या फिर फिलोसफी सारी चीजें मतलब सेम उसी तरह से करते आप? इन्वेस्टिंग की बात करें या फिर क्या है, सब कुछ बदल गया है। सी, हम खुद बदल गए हैं। अभी हम 65, 67, 68 के, तो जो मेच्योरिटी है वो बचपन में नहीं होता है। मतलब जो एक जो ब्लिसफुल जो इग्नोरेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ नहीं मालूम तो भी बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो जितने बच्चे देखो वो उतना ही कॉन्फिडेंट रहता है, वो जाकर कुछ भी पकड़ लेता है वो। राइट। तो मतलब लाल चीज देखे पकड़ ले, मालूम पड़ा कि वो जलता हुआ चीज है, तो इस टाइप का है। सो दैट इग्नोरेंस इज नॉट देयर, बिकॉज लॉट ऑफ इनोसेंस इज गॉन। अच्छा, दूसरा ये है कि अब उस समय पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं। तो ये अच्छा, दूसरा क्या है कि इकोनॉमी इज ऑल्सो डिफरेंट। इकोनॉमी दैट टाइम वाज प्रिमिटिव, इट वाज हार्डली $100-200 billion economy. Today it is a $4 trillion economy. It is one of the fastest growing economy in the world. We are economic success story now for next 10, 15, 20 years. So opportunity size is very different. The type of careers one can take is also very different. The size of ambition you can have is different. In 84, to be a billionaire was a big ambition to have. Today, the new billion is a trillion. Right. तो जो बंदा मलकापुर से या कहीं से भी आ रहा है, he should think about how do I make a trillion. Right. बिलियन तो मतलब कमाई लेगा मलकापुर वाला भी, ऐसा मुझे लगता है। Right. सो नाउ सो यू हैव टू ग्रो योर एम्बिशन। एक बार एम्बिशन आपका सेट हो गया कि भाई अगले 50 साल में अपने को ट्रिलियन कमाने का है, उसका तो रास्ता ही खोजना है ना आपको। राइट। समझे ना? तो मेरा ऐसा समझ है, हर चीज़ के लिए आपका एम्बिशन भी उतना है, जिसके बाद फिर उसके बाद जो है ना, आपको आप दिन रात सोचते रहोगे ना, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तो फिर सो देन रेस्ट ऑल इज अ जर्नी। फिर धीरे धीरे आप चलते रहो, आपका टारगेट सेट है। जैसे आप पुणे जा रहे हो तो यहाँ से निकलो, जो भी रास्ते में गाड़ी बंद होगा, बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, आपका जर्नी सेट है, पहुँच ही जाओगे। 3 घंटे नहीं, 4 घंटे पहुँच जाओगे। तो ऐसा मेरा समझ है। लाइफ इज दैट सिंपल। और अब होपफुली बीच में तबीयत खराब ना हो, एक्सीडेंट ना हो। राइट। वो सब भी जरूरी है, ऊपर वाले की थोड़ी कृपा रहे, वो तो बहुत जरूरी है ना। आपने लास्ट जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी था, उसमें हमने ब्रूइज ब्लू चिप एक नया कंसेप्ट था, एंड काफी मजेदार कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्या थीम है अभी? नेक्स्ट नहीं मालूम, स्टडी अभी नहीं मालूम। वो क्या, वी आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर इट। कोई कोई पुस्तक मिल जाता है, कोई जैसे आपसे कोई आपने कोई पुस्तक बता दी, जैसे बताया ना पुस्तक में, वो पुस्तक पढ़ेंगे, क्या पता उसमें से थीम आ जाए। या कोई थीम ट्रबल कर रहा हो मेरे को, कोई भी जो प्रॉब्लम समझ में आता है उसका ही अपने ये करने का, क्या नाम है, एंड इट कैन बी एनीबॉडी। आई मीन श्रीनाथ कैन सजेस्ट, ध्रुव कैन सजेस्ट, आप सजेस्ट कर सकते हो। इसका आइडिया कैसे आया था वेल्थ क्रिएशन स्टडी का? वो हम उसका ये वाला जो था, इसका था कि वी वांट टू बाय टर्न अराउंड कंपनीज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट टर्न अराउंड। सो टर्न अराउंड प्रैक्टिस, मतलब टर्न अराउंड के ऊपर ही पैसा कमाना जो है ना, बहुत टफ है। ओके। वी रैन लॉट ऑफ डेटा, ये वो कुछ चला, उसमें कुछ आया नहीं, 15-20 दिन तक बहुत टाइम खराब किया। फिर उसके बाद हमने ग्लोबली हमने खोजना चालू किया। तो एक बंदा है यूएस में, वो खाली टर्न अराउंड के ऊपर पैसा लगाता है। सी, अमेरिका का ही मजा है, वहाँ पर हर थीम में एक बंदे मिलेंगे, छोटे हो चाहे बड़े हो, वो बंदा खाली पैसे में आता है टर्न अराउंड के ऊपर। तो हमने बोला भाई चलो उसका ये करते हैं, पूरा उसका पॉडकास्ट ये वो सब देखते हैं। तो उसने फिर उसका पुस्तक हमने ये किया और वहाँ से बारो किया। तो ही गेव 2 concepts, one is ब्रूइज ब्लू चिप्स and busted growth stocks. Okay. So second can also be taken up this year. So ऐसे ही एक कहानी मिलती है। Bruised Blue Chip concept came from that book. And then we developed it in Indian way and things like that. A lot of things we borrowed from them. But what is bruised, वो concept उनसे borrow किए। मतलब 50% from the all time high when it falls more than 50%. Right. Then you can call it bruised. बाकी तो it is all correction. उसी कारण से क्या, लेकिन जब वो आता है ना, अच्छी कंपनी 50% गिर जाता है, तो दुनिया कोई आदमी उसके आसपास जाना नहीं चाहता है। That is the point of time. If you understand, you buy, you can make millions out of that. And globally होता है। Right. शेयर बाजार में जो है ना, fear and greed, when the fear strikes a good stock, मतलब उसको ऐसा हालत करते हैं, कोई हिसाब ही नहीं। Everybody wants to sell, nobody is the buyer. Right. So that is the point of time you must go and buy because you understand the underlying value. मिस्टर बफेट के अलावा कोई और इंस्पिरेशन थे आपके, या फिर है अभी?
इंस्पिरेशन तो वही थे, बाकी तो सब शुरुआती से एकदम सपोर्टिंग, हाँ वो सपोर्टिंग में जैसे वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, ये आपका क्या नाम पीटर है, लिंच। पीटर लिंच एंड फिल फिशर, ये सबसे सीखे। पीटर लिंच में अच्छा सीखे हमने, पीटर लिंच से अच्छा सीखे। देन फिल फिशर गेव अस गुड फ्रेमवर्क आपको कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट्स राइट। में। देन ऑफ कोर्स लेटर सब वॉरेन बफेट, देन उनका बायोग्राफी स्नोबॉल। फिर एक अच्छा बुक आया है इसका ऑन बफेटोलॉजी, इज वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय प्रोफेसर ग्रीनवॉल्ड। ओके। वो बहुत अच्छा है। उसने उसने क्या किया, उसने पूरा समेट दिया बफेटोलॉजी को। बफेट हैज नेवर टोल्ड हाउ ही वर्क्स। हाँ, ये तो बात है। हाँ, तो मतलब यानी भाई हमारे ऐसे सिंपल आदमी को तो फार्मूला चाहिए ना। Yes. कोई जैसे मैं 25 का फार्म, तो आपको अच्छा लगा, हम्म। मैंने वो प्रैक्टिस नहीं पॉसिबल प्रैक्टिस करने का। Right. तो ऐसे कोई, लेकिन वो कभी बताया नहीं फार्मूला, तो इस बंदे ने फार्मूला बताया। Oh. तो ये जो मैं बता रहा हूँ 25 वो वहीं से आया। Okay. सो ऐसे जो है ना, सब जोड़ तोड़ करते करते आगे आगे बढ़ना छोड़ता है। Really inspiring. I'm really inspired. And जिस तरह की आप अभी भी रीडिंग जारी रखते हैं, I mean that's really nice. आज के यंग इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो वो क्या रहेगा, एक शॉर्ट मैसेज? ये क्या है, आप लोग यंग इन्वेस्टर बोलते हो ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। यंग इन्वेस्टर और यंग ट्रेडर्स क्या है, अभी 100 में 199 तो ट्रेडर बन गए। ट्रेडर बन गए। उनका तो कोई चांस ही नहीं लाइफ में, समझ, मतलब ये मतलब लंबा पैसा कमाने का। बाकी जीत हार हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट इधर क्या है देखो, एक्चुअली अथाह पैसा है। अथाह मीन्स एक्चुअली अथाह पैसा है बाजार में। आपको समझिए कितना पैसा कमाने का है। अच्छा, यू डोंट हैव टू हैव मनी ऑल्सो, ये तो हमने किया ना बिना पैसे के। तो आपके पास भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकलेगा बिना पैसे कमाने का। तो ये एक ऐसी जगह जहाँ बिना पैसे के बहुत लंबे पैसे कमा सकते हो, यदि आपके पास स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड कमिटमेंट है, एंड हार्ड वर्क है, सब कुछ चाहिए, एंड थोड़ी ऊपर वाली कृपा भी चाहिए, समझे ना। बट इफ सी, ऊपर वाले भी तभी कृपा करेगा जब आप फोकस्ड हो। क्योंकि इंडिया की जर्नी जो 45 साल में हुई है, उससे बड़ी जर्नी अगले 45 साल में। देखिए, आपको 75 साल लगा 4 ट्रिलियन जाने के लिए, अभी हर 10 साल में डबल होगा ये। तो अगला 10 साल में, एक तो कंपाउंडिंग समझना बहुत जरूरी है। एक बात आपने नहीं पूछा, सबसे पावरफुल चीज़ जो मेरे समझ में आया 91 में, वो था कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग स्कूल नहीं सिखाते भाई लोग, पता नहीं क्यों है। इसको तो कंपलसरी करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि भाई कैसे भी करके बच्चों को सिखाओ, 5वीं 6वीं में जैसे भी करके कंपाउंडिंग सिखाओ। जैसे पहाड़ा आपने सिखाया, ऐसा कंपाउंडिंग सिखाओ, समझे, आप सिखाओ कंपाउंडिंग, समझे ना। ये कंपाउंडिंग जो है ना, एकदम नेसेसरी स्किल है फॉर इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको कंपाउंडेड थिंकिंग चाहिए। हर चीज़ क्या कर है, लेकिन 15% से किसी ने मालूम कि 10 साल में क्या होगा, राइट, है ना। 5 साल में डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है, 20 साल में क्या होगा आप बताएं? 100 गुना नहीं, 15% के हिसाब से। अच्छा, 15% के हिसाब से 5 साल में डबल हुआ, 10 साल में 4 गुना, तो 20 साल में कितना होगा? 16 गुना, 4 into 4 ना। ये कंपाउंडेड थिंकिंग चाहिए। यदि आपको कंपाउंडेड थिंकिंग नहीं है तो यू कैन नॉट सी द फ्यूचर। कंपाउंडिंग गिव्स यू ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड टुडे इन द फ्यूचर। तो ये जो $1 ट्रिलियन कमाना है बहुत ईजी है, यू नो, बिकॉज यू गिव 40-50 ईयर्स, उससे कुछ भी हो सकता है। 25% से 10 साल में 10 गुना होता है, 20 साल में 100, और 30 साल में 1000, और 40 साल में 10,000, और 50 साल में लाख। तो आपको लाख गुना हो सकता है। तो 1 लाख, 1 करोड़ से चालू करो, 1 लाख करोड़ हो जाएगा, वही 25% से ही। बट इसमें तो अब वो 25% का मशीन आपको खड़ा करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी मशीन बनाओ ताकि आपका 25% हर साल हायर नंबर के ऊपर आते जाए। तो आपको आगे से आगे सोचना पड़ेगा कि मेरा अगले 3 साल के लिए गारंटी है कि नहीं 25%, राइट, यू नो। जो बफेट साहब करते हैं, बफेट साहब जो है जीरो से मतलब जीरो से ही समझो चालू किए, और अभी जाके 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया। सो ये मेरे को लगता है, ये भाई साहब तो अभी तो 95 ईयर्स के हुए, 94 ईयर्स के, ये तो पक्का 20-25 साल तो पक्का और रहेंगे आसपास, इफ नॉट 100 ईयर्स। मैं तो चाहता हूँ 100 ईयर रहें, लेकिन 15-20-25 साल तो रहेंगे। तो उसमें मेरे लगता है ही माइट बी 10-15 ट्रिलियन डॉलर गाय, सिंगल इन वन लाइफ। वो कितने से किया? 20% से किया बस, राइट। बट 20% से 70 साल। देखिए, आप कंपनी में बैठते हैं ना, कंपनी का फ्यूचर समझना है आपको, राइट। वो कैलकुलेटर लेके बैठोगे आप फ्यूचर समझने के लिए, वो बंदा बता रहा है आपको, राइट, कि सर माई टर्नओवर इज 100 करोड़ एंड इन नेक्स्ट 5 years इट विल बी 1000 करोड़। ओके, मेरा मार्जिन 3% है, मार्जिन आएगा 5%।
बस इतना बोला ना वो, उसके बाद आपका कैलकुलेशन रेडी होना चाहिए, दिस इज माई वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट, इफ यू बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग, Yeah. बस। और आपको भाव लगा हुआ है सामने, मेरे को कैलकुलेटर करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, I'll give a approximate value कि ये कंपनी अपने 1000 रुपये के इसके नीचे मिले तो खरीदने का, मालूम पड़ा 200 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, यू सिटिंग ऑन अ मल्टीबैगर, Yeah. और आई थिंक इट इज वर्थ 1000 रुपीज बट प्राइस इज 5000 रुपीज। बोला चलो चाय पियो, निकलो यहाँ से। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है सर। हाँ, स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट। भाई देखो, जिसको जो समझ में आता करो, पैसे सब जगह है, ओके, नहीं समझे? मेरे को रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है, मेरे को ये सब पुलिस स्टेशन में जाने का नहीं, समझे ना, राइट, कि भाई खाली कराओ, ये कराओ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को खाली पेपर में सौदा करने का है। सो आई एम कंफर्टेबल, आई अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल। टॉप 2 स्टॉक बुक रिकमेंडेशन बताया ना हम लोग कि कॉमन स्टॉक्स, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, यू नो। बिगिनर के लिए अगर बात बिगिनर के लिए पीटर लिंच का पुस्तक है जो वन अपॉन वन अपॉन वॉल वॉल स्ट्रीट, स्ट्रीट। एंड देन कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स। अच्छा, मल्टीपल टाइम पढ़ें आप, बहुत कुछ है अंदर उसमें। आप वो बुक को ही आप समझ लें ना अंदर से, तो आप 90% आपको ग्रेजुएशन हो गया, समझो। देयर इज वन साइकोलॉजिस्ट हु सेज लाइक कि एक बुक को, एक चीज को जब तक 3 बार नहीं पढ़ते हाँ, तब तो वो पूरा दिमाग में नहीं घुसता है। आपकी बिगेस्ट लग्जरी? लग्जरी, हाँ मतलब अभी हाँ लग्जरी क्या बोलूँ मैं, अभी सब फ्रीडम और एनीथिंग। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब लाइक I think I stay in a good house. This building is a big luxury for me. Right. In fact, every day I feel very excited. अभी तो क्या थोड़ा रिपेयर चल रहा है ना, 15 साल हो गया, so we're redoing. Right. Otherwise, every time I walk in, I feel very uplifted. Yeah, I mean design is very nice. Yeah, very nice. So, मतलब when I came here, I didn't know where is Churchgate and where is Witty. I didn't have a place to stay. I was staying as unauthorized in a hostel with my friend. Typically ऐसे करते हैं ना सब, Right, right. मतलब you stay with your friend. So when I see here that we have a 2 lakh square feet office, corporate office, I feel very proud. And ठीक है, I mean that was all, sir. And how was today's podcast? Podcast is good. I think there's a lot of things which are original, and I think best thing is we spoke in Hindi. तो उसी कारण से बहुत सहजता से हमने सब कुछ बताया है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कंपाउंडिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे होता क्या है सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कंपाउंडिंग की बातें आती है ना, तो आपका होल्डिंग पीरियड एक है कि यू नीड टू एटलीस्ट होल्ड इट, अपने स्टॉक्स आपने खरीद लिया। आप नहीं समझ रहे, आप पहले आप समझ लो, आप कंपाउंडिंग होता क्या है, क्या करने का है आपको, 1 दिन के लिए रखने का है, 1 घंटे के लिए रखने का है, 10 साल, मैं क्या बताया आपको, मैं 2014 में खरीदा AU बैंक 20 करोड़ में, फुल प्राइस था, सबने वही भाव कर रहा है, 1400 करोड़ में बैंक बिका, उसका राइट इशू था, तो उसमें से 1.5% मेरे पास आया, तो उस समय दूसरे बैंक्स आए सब, बाबा पिंकल सब आए होंगे, तो मैं मार्केट प्राइस से खरीदा 2000 करोड़ का, 1400 करोड़ के वैल्यूएशन में, मेरे पास 1.5% है, कितना साल हो गया, 11 साल हो गया, अभी देखो रिटर्न क्या है, यू नो, सो 37-38% कंपाउंडेड है, यहाँ से भी हमको लगता है 25% चलेगा। तो क्या है कि आपका जो 20 करोड़ है वो उसका 550-600 करोड़ रुपये हो गया, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, इट कुड, मेरे लगता है इन 10 years टाइम आई विल सेल फॉर 10 to 15,000 करोड़ सिंगल स्टॉक। तो आपको दैट इज द पावर ऑफ 20-30 years ऑफ स्टेइंग, यू नो। आप यदि 20 साल रहोगे तो 25% हिसाब से आपका 20 करोड़ का आपका 2000 करोड़ हो जाएगा, 10 साल में 10 गुना 200 हो गया, और अगले 10 साल में और 10 गुना, तो 2000 करोड़ हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आपको 20 करोड़ को 2000 करोड़ रुपये मिले तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं लाइफ में। एब्सोल्युटली, यू नो, तो ऐसे लंबे रेस का घोड़ा मिल जाए आपको, ऐसे मेरे पास बहुत सारी कहानी है, विल यू नो। सो वही मेरे को खराब क्यों लगता है HDFC बैंक में, आई मिस जस्ट 5000 टाइम्स अपॉर्चुनिटी जो मैं एक्चुअली खरीद चुका था। सी जो नहीं खरीदा ना, वो तो बात ठीक है, राइट, यू नो, जो मतलब हमारे रास्ते नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, तो ठीक है ना यार, ऐसे तो 1000 चीज़ समझ में आती, लेकिन समझ में आया और पूरी थ्योरी के हिसाब से समझ में आया, पूरा पुस्तक पढ़ के समझ में आता, एंड कन्विक्शन साहब मैंने खरीदा भी, फिर वो आई काइंड ऑफ वो बस से उतर गया मैं, वो कर गया वो। सर अभी देखिए, अभी क्या है कि बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं, हाँ,
जिनको इन्वेस्टिंग डायरेक्टली सीखना है, अब हाँ। यूएस में बफेट साहब चलाते अपना शेयर होल्डर मीटिंग, अब फॉर्चुनेटली मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, कुछ फ्यूचर में आपका भी कुछ प्लान है ऐसा कि शेयर ये तो होल्डर्स? कर रहे हैं शेयर होल्डर मीटिंग, और क्या है, अच्छा, तो आप लोग के थ्रू कर रहे हैं ना। हाँ, सी हमारे पास आएंगे कौन, शेयर होल्डर तो लिमिटेड होते हैं, Right. आजकल सब वीडियो कॉल वगैरह सब हो जाता Right. है, बट विद ऑल द व्हाई वी आर डूइंग दिस, यू नो, बिकॉज देन वी कैन स्प्रेड द मैसेजेस टू यूर से ऑडियंस ऑफ लाख 2 लाख जितने लोग हैं, उनको कुछ समझ में आ जाए, राइट, एंड आई वांट टू सी दैट दे लर्न। जैसे कंपाउंडिंग का मैं बोल रहा हूँ, तो यू नो इट्स वेरी सिंपल, Right. बट यू हैव टू हैव मेंटल मैथ्स। I taught my son compounding at the age of 11-12. Evening walk में सिखाया उसको. So he became very good. He's now better than me. तो you have to have that thinking, राइट, compounded thinking. तो उससे क्या होगा, आपको अगला 20 साल में, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा मान लो 20 साल नहीं 30 साल तक रहता है EU में, तो कितना हो जाएगा, 20,000 करोड़ हो जाएगा, if the bank is successful. Right. है ना, so condition is the bank should be successful. But if the bank is successful, you also have to bring that patience. You have to sit through. एब्सोल्युटली, ठीक है? यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर Thanks. अपना टाइम देने के लिए, अपना विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू अगेन. थैंक यू सो मच.